हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस क्लास 10 में अध्याय नंबर 5, ठीक है ना। अध्याय नंबर 5 में हम क्या डिस्कस करेंगे, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। क्योंकि हमने इससे पहले 4 अध्याय जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बहुत छोटा छोटा वीडियो मैं आपको बना कर दे रहा हूं, और सारे वीडियो में क्या कर रहा हूं, भरसक प्रयास करता हूं कि उस छोटे टाइम में मैं आपका सारा सिलेबस खत्म कर सकूं, ठीक है ना। देखिए क्या है ना, मैं छोड़ कुछ नहीं रहा हूं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए जानने के लिए एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है, वो सारा चीज मैं आपके सामने लेके आता हूं, जिससे कि आपका कुछ भी न छूटे और कम समय में आप खा रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, आप एक वीडियो देखिएगा, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं एक बार। हम आज जो चर्चा करेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में, सबसे पहले जो इस समय अगर मैं आपको बता दूं कि जो तत्वों की संख्या है वो 114 है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, तत्वों की जो संख्या है वो 114 है, ठीक है ना। बहुत जगह आपने 108 भी पढ़े होंगे, ठीक है ना, लेकिन उसको भूल जाइएगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी कहती है कि आपकी जो तत्वों की संख्या है वर्तमान में, मतलब वो कितना है, वो है आपका लगभग 114 तत्व है, ठीक है ना। 114 तत्व है आपके। लेकिन अगर मैं आपको एक डाटा बताऊं तो 1800 तक, ठीक है ना, 1800 ईस्वी तक केवल 30 तत्व थे। कितने तत्व थे? केवल 30 तत्व थे दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन अभी तत्वों की वर्तमान संख्या कितनी है? 114, ठीक है ना। ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। तो कभी कभी आपको क्या होता है ना कि याद रहता है 108, तब उसको मत लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अब जो तत्वों की संख्या है वो 114 है, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं कि जब तत्व हमारे सामने बहुत सारे जब तत्व आए, क्योंकि 1800 ईस्वी में 30 तत्व थे, अभी 114 हो गए, और आगे भी संभावनाएं हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी पृथ्वी का कोई अंत नहीं लगा सका है, तो हो सकता है कि आगे भी कुछ तत्व आए, ठीक है ना। तो क्या है कि जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ जो भी किराने की दुकान आप देखे होंगे, कहीं भी देखे होंगे, कपड़े का दुकान है, तो उसमें होता क्या है, अब कपड़े की दुकान में जाइएगा तो शर्ट जो है अलग रखते हैं, टी शर्ट अलग रखते हैं, जींस अलग रखते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि अब उस जींस में भी क्या है ना कि कुछ महंगे क्वालिटी वाले अलग होंगे, कुछ सस्ते क्वालिटी वाले अलग होंगे, ठीक है ना। शर्ट में भी क्या होता है, महंगी क्वालिटी वाले अलग होंगे, सस्ते क्वालिटी वाले अलग होंगे। जो आपकी एनसीईआरटी समझाने का प्रयास करती है कि अगर आप एक पंसारी की दुकान पे जाते हैं तो क्या करते हैं कि वहां आप देखते हैं कि बिस्किट की जो रेक है वो अलग होता है, साबुन का रेक अलग होता है, और उस साबुन में भी क्या है ना, नहाने वाला साबुन अलग और कपड़े धोने वाला अलग, बर्तन धोने वाला अलग। तो देखिए क्या है, जब से हम अपने सामानों को क्या करते हैं, एक व्यवस्थित रूप में रखते हैं, उसी प्रकार से ये जब तत्व आए हमारे सामने, तो इन तत्वों को भी एक व्यवस्थित रूप में रखने के लिए क्या हुआ कि हम भी कुछ खोज करने आगे निकल पड़े, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या था कि एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था आपका डॉबे राइनर, ठीक है ना। डॉबे राइनर वैज्ञानिक आते हैं और ये क्या करते हैं, अपना एक त्रिक नियम देते हैं, ठीक है ना, अपना त्रिक नियम देते हैं। और ये त्रिक नियम है क्या, जरा मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले जानिएगा डॉबे राइनर ने, ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, और ये 1817 ईस्वी में त्रिक नियम का प्रतिपादन करते हैं। जरा पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, कब करते हैं, 1817 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक थे, याद रहेगा आपको नाम। 1817 ईस्वी में त्रिक नियम का इन्होंने प्रतिपादन किया, और इन्होंने क्या किया, 3-3 तत्वों को, ठीक है ना, 3-3 तत्वों के समूह बनाए, और उन समूहों को परमाणु भार के अनुसार क्या किया, रखना स्टार्ट किया, ठीक है ना। आप जरा ध्यान दीजिएगा कि परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम, आरोही मतलब कि घटते से बढ़ते क्रम में रखना स्टार्ट किया 3-3 के समूह में, ठीक है ना। और ये जो 3-3 के समूह थे ना, जैसे कि मान लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने आपको लिखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना, लिथियम, सोडियम, ठीक है ना, और पोटेशियम, ये 3 तत्व का एक समूह उन्होंने बनाया, 3-3 तत्वों का समूह बनाया उन्होंने, ठीक है ना। और क्या था कि लिथियम का 7 है परमाणु भार, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, और ये कितना है आपका 23 है, और इसका कितना है 39 है। देखिए यहाँ पे जरा, ये परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने रखा है, यानी कि कह सकते हैं आरोही क्रम में रखा है, ठीक है ना। लेकिन जरा इसमें और एक बात ध्यान दीजिएगा, इनके त्रिक नियम का एक और थोड़ा सा लॉजिक है। देखिए क्या लॉजिक है, अगर आप ना पहले वाले तत्व को और इसमें तीसरे वाले तत्व को अगर आप जोड़िएगा और जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा ना, तो क्या होगा, ये बीच वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि पहले और दूसरे का औसत क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है। देखिएगा जरा, पहले की कितनी है, 7 है, और इसका कितना है 39 है, टोटल जोड़िएगा और बटा में 2, टोटल जोड़िएगा तो 46 बटा में 2 आएगा, कटा दीजिएगा तो आ जाएगा 23, आया ना 23 बीच वाली संख्या।
तो बस आपको यही याद रखना है, त्रिक नियम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है ना कि जानना तो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपने जान लिया तो बहुत ज्यादा एग्जाम में क्या होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। जरा देखिएगा यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखनी है इसमें त्रिक नियम में, कि ये जर्मन वैज्ञानिक थे डॉ वेनर, ठीक है ना, और ये 1817 में अपना त्रिक नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने क्या किया, 3-3 तत्वों के समूह बनाए और उन समूहों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा। और क्या याद रखने वाली बात है कि जो भी परमाणु द्रव्यमान बढ़ते हुए क्रम में थे, पहला और तीसरा तत्व जोड़ करके अगर मैं 2 से भाग देता तो क्या होता कि बीच वाली तत्व क्या होते हैं, बीच वाली तत्व का परमाणु द्रव्यमान वहां पे रिजल्ट में आता था। यानी कह सकते थे कि पहले तत्व का दूसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमानों का जो औसत है वो बीच वाला तत्व का द्रव्यमान आता है, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान। अब ये चीज हमने जान लिया, लेकिन क्या था ना कि जो इनका नियम था उन्होंने सिर्फ अभी तक क्या किया ना, सिर्फ 3 समूहों की खोज कर पाए जिनमें क्या था 3-3 तत्वों को रखा जाता है। एक मैंने बता दिया, 2 और भी है, ठीक है ना। अब देखिए, लेकिन और तत्वों को समाहित करने में ये असफल रहे, इसलिए लेकिन इनकी एक बड़ी उपलब्धि ये हुई कि जो आने वाले वैज्ञानिक थे, जो भी खोजकर्ता थे आने वाले, उनको एक आधार मिल गया, ठीक है ना। और जब एक आधार मिल जाता है तो वहां से काम करना तो आसान होता है, ठीक है ना। तो आधार देने का काम किसने किया, डॉबे-राइनर के त्रिक नियम ने किया, ठीक है। और इसके लिए इनको याद बहुत ज्यादा किया जाता है कि इन्होंने ही क्या किया, सबसे पहले तत्वों को रखने की शुरुआत की, ठीक है ना। अब देखिए क्या है ना, अब आते हैं कौन, इनके थोड़ा सा सुधार को यानी तत्वों को एक स्वरूप देने के लिए, एक व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए आते हैं कौन, जॉन न्यूलैंड्स, ठीक है। जॉन न्यूलैंड्स आते हैं 1866 में। ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। कौन वैज्ञानिक थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे, और जॉन न्यूलैंड, ठीक है। और इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया उसका नाम था अष्टक सिद्धांत, ठीक है ना, अष्टक सिद्धांत नाम दिया। अब देखिए क्या था, इन्होंने भी ना परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में ही रखा सारा, ठीक है ना। जो भी तत्व रखे परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में ही रखा। जैसे कि क्या किया ना, हर 8वां तत्व, जैसे कि पहले तत्व और 8वां तत्व, आपने संगीत का नियम पढ़ा है ना, संगीत में सा रे ग म प ध नि सा, ठीक है ना, सा फिर आते हैं ना। फिर देखिए जरा यहाँ पे अपने एक समूह में क्या किया ना, 8-8 तत्व रखते गए, ठीक है ना। और हर पहला तत्व 8वें तत्व से क्या करता था, गुणधर्म में समान होता था, ठीक है ना। जरा देखिएगा यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा इनका ना आपको ओवरव्यू देने के लिए इनकी एक सारणी मैंने बना दिया है अष्टक सिद्धांत का, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, संगीत के जो आपके 7 स्वर है ना, उन्हीं के आधार पे क्या किया, इन्होंने अपना नियम प्रतिपादित किया था और तत्वों को रखने का प्रयास किया। इन्होंने जानते क्या किया, पहले तत्व हाइड्रोजन से लेकर के थोरियम 56वां जो तत्व है वहां तक रखने का प्रयास किया अष्टक नियम के अनुसार, ठीक है ना। लेकिन ये बात और है कि ये सिर्फ कैल्शियम तक ही रख पाए, ठीक है ना। कोशिश उन्होंने किया कहां तक, थोरियम तक रखने के लिए, हाइड्रोजन से लेकर के थोरियम तक रखने के लिए किया, लेकिन ये सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हो पाया इनका ये सिद्धांत, ठीक है ना। देखिए जरा ये सारे ग म प ध नि सा, ठीक है ना। अब सा क्या है, फिर वापस आएंगे सा पे, क्या होता है 7 स्वर होते हैं और जो 8वां होता है ना वो पहले से क्या होता है ना, मैच खाता है, ठीक है ना। पहले ही चीज से क्या होता है, मैच खाता है, यानी उसके दोनों के गुणधर्म क्या होते हैं, वो समान होते हैं। जैसे कि पहले में क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। यानी क्या हो गया यहाँ पे आपको देखने को ये मिला कि हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, ठीक है ना, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में क्या हो रहा है, इनके गुणधर्म समान है, यानी कि पहला और 8वें तत्व का गुणधर्म क्या है, समान है। अब आप यहां से स्टार्ट करिएगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसके लिए क्या होगा, अब इस श्रेणी के लिए ये पहला काम करेगा और ये 8वां हो जाएगा, फिर और 8वां, पहला और 8वां, देखिएगा यहाँ पे पहला और 8वां, ठीक है ना। यहां भी क्या है, एक ही सा में है ना, सा में है ना, तो इसलिए क्या होगा, इनके भी गुणधर्म समान होंगे। ये कहता है आपका जॉन न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, ठीक है। देखिए क्या था, ये तो कैल्शियम तक ही रखने में क्या हुआ कि इनका जो इनका जो अष्टक सिद्धांत था ये सिर्फ कैल्शियम तक ही सही साबित हुआ, ठीक है ना। क्यों, रखने का प्रयास इन्होंने थोरियम तक किया, थोरियम 56वें तक किया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इनका जो दोष है ये सिर्फ कैल्शियम तक ही रख पाए, और भविष्य में ना इन्होंने ये कल्पना नहीं की कि हो सकता है कि भविष्य में और भी तत्व हमारे सामने आ सकते हैं, ठीक है ना। ये इन्होंने कल्पना नहीं किया, इनका दूसरा कमी था इसमें, ठीक है ना। तीसरा कमी देखिए क्या था, इन्होंने अपनी अष्टक सिद्धांत को लागू करने के लिए ना, जबरदस्ती लागू करने के लिए क्या किया कि एक में 2-2 तत्व रख लिए उन्होंने,
जब देखिएगा एक ही कॉलम में क्या है, दो दो तत्व है कि नहीं है, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इन्होंने इनका जो है एक तीसरा जो कमी था ये भी था कि अपने नियम को लागू करने के लिए ये क्या कर दिए कि एक कॉलम के अंदर दो दो तत्वों को रखना स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। तो ये भी इनकी कमी थी और इससे भी क्या हुआ कि जो हमारे सारे तत्व थे एक व्यवस्थित क्रम में नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ये भी क्या हुआ आपका एक अधूरा ही माना जाता है, ठीक है ना। ये भी सारणी क्या थी, अधूरी सारणी थी। फिर क्या होता है, अब क्या होता है कि मेंडलीफ का यहाँ पे क्या होता है कि आगमन होता है। अब जॉन न्यूलैंड जो थे इनका जब विफल हो गए, ये विफल हो गए अपने सारे तत्वों को व्यवस्थित करने में, तो क्या हुआ, अब आते हैं आपके मेंडलीफ, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, और ये एग्जाम में हर बार पूछता है, इसलिए मैं कहता हूं कि जरा सा ध्यान से सुनिएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी और जो है आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, ये दो चीज अगर आप पढ़ लिए तो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आने का संभावना रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब क्या है ना, अब यहाँ पे है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अब देखिए क्या था, मूल गुणधर्म, जरा सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, ठीक है ना। मूल गुणधर्म तत्वों के, किसका, तत्वों का मूल गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में समानता के आधार पर इन्होंने क्या किया, तत्वों को रखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। जब मेंडलीफ आए ना उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी, उस समय बालक तत्वों की संख्या थी 63। कितने तत्व थे, 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी जब मेंडलीफ आए। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 1800 ईस्वी में 30 तत्व थे, लेकिन जब मेंडलीफ आते हैं तो क्या होता है, इस समय तत्वों की संख्या कितनी थी, 63 हो चुकी थी, ठीक है ना। जब 63 तत्व आए ना, इन्होंने सोचा कि इन सारे 63 तत्वों को हम कैसे रख सकते हैं, ठीक है ना, एक व्यवस्थित क्रम में, ठीक है ना। जैसे हम अपने समानों को व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, उन्होंने भी क्या किया, इन तत्वों को एक व्यवस्थित क्रम में रखने का प्रयास किया। अब ये करते क्या है कि 63 तत्वों को लेते हैं और एक ना छोटा छोटा जो है 63 जो है कार्ड बना लेते हैं, ठीक है ना। 63 कार्ड बना लेते हैं और 63 पे ना एक एक का करके क्या करते हैं, गुणधर्म लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। 63 कार्ड पहले ये काट लेते हैं, ठीक है ना, अलग अलग 63 हो। अब क्या करते हैं, जो 63 तत्व थे पहले कार्ड पे पहले वाले का सारा गुणधर्म लिखा, फिर दूसरे कार्ड पे दूसरे वाले का सारा गुणधर्म लिख लिया, फिर तीसरे वाले पे क्या है, तीसरे तत्व का सारा गुणधर्म तीसरे कार्ड पे लिख लिया। ऐसे उन्होंने 63 कार्डों पे क्या किया, 63 तत्वों का पूरा गुणधर्म लिखने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने दीवार पे चिपका दिया, ठीक है ना। और कैसे चिपकाया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने आरोही क्रम में कह सकते हैं उन्होंने चिपकाया, ठीक है। आप देखिए जरा, इन्होंने क्या किया ना कि इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे अपना ज्यादा ध्यान केंद्रित किया बच्चों, ठीक है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे अपना ध्यान बहुत ज्यादा केंद्रित किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हर तत्व के साथ क्रिया करते थे, ठीक है ना। यही कारण था कि उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ क्या है कि अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि ज्यादातर क्या है ना, ये दोनों बहुत विभिन्न तत्वों के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते रहते हैं, इसलिए ज्यादा ध्यान उनका इसी पे था। अब देखिए जब आगे आते हैं, इनके जानते हैं क्या है, थोड़ा सा इन्होंने कुछ गलतियां की, ठीक है ना, कुछ कमियां इनमें नजर आती हैं। अगर आप ढूंढेंगे तो इनमें इनके मेंडलीफ के आवर्त सारणी में जो कमियां थी वो क्या था ना कि मैंने आपको बताया ना कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने क्या किया था, सारा का सारा तत्व रखने का प्रयास किया था। लेकिन क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनके गुणधर्म में समानता लाने के लिए उनके द्रव्यमानों को क्या किया, आगे पीछे करना पड़ा, ठीक है ना। जैसे कि आपका कोबाल्ट है, ठीक है ना, क्या है आपका कोबाल्ट है। कोबाल्ट का क्या होता है परमाणु द्रव्यमान 58.9 होता है, ठीक है ना। अब 58.9 ना, लेकिन निकिल का क्या होता है 58.7 होता है। इसका क्या है परमाणु द्रव्यमान कोबाल्ट से कम है ना, ठीक है। तो क्या हुआ ना, तो इसको पहले निकिल को पहले रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, गुणधर्म के हिसाब से क्या किया ना कि कोबाल्ट को पहले रख लिया। आप देखिएगा जरा, कोबाल्ट को पहले रख लिया, यानी कि जो जिसका ज्यादा परमाणु भार था उसको पहले रख लिया और कम वाले को बाद में रख लिया। लेकिन होना यह चाहिए था कि हम कम से स्टार्ट करते और ज्यादा की तरफ बढ़ते, ठीक है ना। यानी कम परमाणु भार वाले से लेकर के क्या होते कि हम अधिक परमाणु भार वाले की तरफ अगर बढ़ते, तब हम कहते कि हाँ इन्होंने अपने नियम को फॉलो किया था। तो यहाँ पे एक आध कमियां आप नोट करिएगा, आपके आंसर लिखने में क्या होगा ना, बहुत ही मदद करेगा। जैसे कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा, उसके बॉडीज के बारे में लिखिएगा, फिर आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा, ठीक है, तो आपका आंसर जो है एक बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या है ना, ये चीज उनकी थोड़ा सा कमी आया था कि इन्होंने क्या किया कि अपना कुछ ऐसे तत्व थे जिनके परमाणु भार जो है ज्यादा होने के बावजूद भी उनको पहले रखा गया और कम होने के बाद उनको
बाद में रखा गया, ठीक है ना। ये एक कमी थी। और दूसरी कमी क्या थी कि हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं मिला, ठीक है ना। यानी कि हाइड्रोजन को एक जो नियत स्थान था वो देने में ये क्या रहे, कामयाब नहीं रहे। उसके बाद क्या था कि समस्थानिक, एक बहुत बड़ी चुनौती थी समस्थानिक का, ठीक है ना। क्योंकि समस्थानिक में क्या है ना, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पे इसी कारण से क्या हुआ कि समस्थानिक भी इनके लिए क्या थी, एक चुनौती थी इस मेंडलीव के आवर्त सारणी के लिए, ठीक है ना। क्योंकि इससे ज्यादा आपको बहुत जानने की जरूरत भी नहीं है इसमें, और आप जैसे जाएंगे इंटरमीडिएट वगैरह में तो आपको बहुत बृहत में ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। और क्या हुआ कि इन कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है ना, अब आती है आधुनिक आवर्त सारणी। और आप एक बात देखिएगा, जब ये ना मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उस समय वर्गों की जो संख्या थी ना, यानी कि कह सकते ऊर्ध्वाधर लाइनों की जो संख्या थी वो 8 थी, ऊर्ध्वाधर खानों की संख्या 8 थी, और वहां पे 7 जो थे आपके ये कह सकते हैं कि क्या था, आवर्त थे। लेकिन इनके पूरे सारणी को संशोधित करने के लिए, ठीक है ना, पूरे सारणी को संशोधित करने के लिए, क्योंकि मेंडलीव ने जानते क्या किया, मेंडलीव ने इनके न्यूलैंड के सिद्धांत को नहीं दोहराया। क्योंकि न्यूलैंड ने जानते क्या किया, न्यूलैंड ने ये मान लिया कि आगे तत्व नहीं खोज होने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने माना कि हो सकता है आगे तत्वों की खोज हो सकती है, इसलिए इन्होंने क्या किया, कुछ जगह जो थे खोज होने वाले तत्वों के लिए इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है ना। क्योंकि मेंडलीव सारणी के बाद जो है बहुत सारे तत्व आए, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब आधुनिक सारणी लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि तत्वों की संख्या अब बढ़ने लगी थी, ठीक है ना। तो आधुनिक सारणी में क्या हुआ, आधुनिक आवर्त सारणी कौन लेके आए, तो उस समय 1913 ईस्वी में, ठीक है ना, 1913 ईस्वी में हेनरी मोजले जो थे वो आधुनिक आवर्त सारणी उन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है ना। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना, कि अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी थी एक, ठीक है ना, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद जो नई आधुनिक आवर्त सारणी आई उसकी खोज किसने की थी, उसको व्यवस्थित किसने किया था, हेनरी मोजले ने किया था 1913 ईस्वी में, ठीक है ना। हेनरी मोजले ने 1913 ईस्वी में किया। आप जानते क्या हुआ, ये सारे जो वैज्ञानिक थे ना, ये तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में क्या करते थे, व्यवस्थित कर रहे थे, परमाणु भार के बढ़ते हुए आरोही क्रम में ये व्यवस्थित कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन हेनरी मोजले ने क्या किया, अपने आधुनिक आवर्त सारणी में ये कहे कि नहीं, अब भैया बहुत हो गया, तुम लोग तो फेल हो गए ना अपने परमाणु द्रव्यमान पे बढ़ते हुए, हम इस पे हम नहीं चलेंगे। इन्होंने कुछ नया लाया, और नया क्या था, ये परमाणु संख्या के आवर्ती फलन के रूप में इन्होंने क्या किया, इस आवर्त सारणी को पेश किया, ठीक है ना। जैसा कि ये लोग द्रव्यमान संख्या के क्या कर, द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन थे, लेकिन जो इनका आवर्त सारणी था, आधुनिक आवर्त सारणी, वो परमाणु संख्या के आवर्ती फलन था, ठीक है ना। परमाणु संख्या की क्या था, आवर्ती फलन था। इस आवर्त सारणी में 18 वर्ग थे। कितने वर्ग थे, 18 वर्ग थे, और 7 आवर्त थी। यानी कि जो एक 36 लाइनों की संख्या थी वो 7 थी, ऊर्ध्वाधर खानों की जो संख्या थी वो आपकी 18 थी, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, एक ही समूह में सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे कहा ना कि देखिए एक ही समूह का मतलब ये हुआ कि एक ही वर्ग में, ठीक है ना, अगर एक ही वर्ग में क्या है, विभिन्न तत्व अगर समाहित हैं तो उनकी संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए पहला समूह है, दूसरा समूह है, तीसरा समूह है, तो पहले समूह के अंदर जितने भी, पहले समूह के अंदर या फिर दूसरे समूह के अंदर जितने भी तत्व आपके आएंगे उनकी संयोजकता जो होगी वो समान होगी, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं आगे क्या था ना, आगे जो है ना, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा कि फ्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन के बारे में, ठीक है ना, फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में, ये आते हैं आपके 17वें समूह में, 17वें वर्ग में आते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया ना कि 18 वर्ग हैं, तो फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होते हैं कि 18वें वर्ग में आते हैं, 17वें वर्ग में आते हैं। 17वें वर्ग में आने के कारण क्या हुआ कि इनके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होगी, और बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या होती है वही तो संयोजकता होती है। बाहरी कोष में किसी तत्व के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही संयोजकता कहलाती है। यानी कि फ्लोरीन का क्या होता है, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है ना, फ्लोरीन और यहाँ पे आपका क्लोरीन, ये दोनों ही क्या है ना, 17वें वर्ग के हैं। किसमें है, 17वें वर्ग के हैं। लेकिन जरा देखिएगा दोनों की तत्वों के ना बाहरी कोष में समान इलेक्ट्रॉन है। कैसे समान इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का होता है 9, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है।
क्लोरीन का होता है आपका 17, ठीक है ना। जब आप रखना स्टार्ट करेंगे ना, जब आप रखना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये पहला कोष 2 भरेगा और दूसरे कोष में 8 भरना चाहिए था। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जाके जरूर देखिएगा भरना, ठीक है ना। पहले में 2 भरेगा और दूसरे में क्या होगा ना, अब बचा 7 ना, 7 भर जाएगा, 7 भर गया, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए ना यहाँ पे। तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, किसमें, फ्लोरीन के। अब बात करते हैं क्लोरीन का ना, तो 2 भरेगा पहले में, फिर दूसरे में 8 भर जाएगा, फिर कितना भरा, तीसरे में 7 भरेगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसके भी बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना। यानी कि दोनों के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कह सकते हैं इनकी संयोजकता भी क्या है, सेम होगी, संयोजकता भी सेम होगी। यानी कि यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि क्या है, कि एक ही समूह में उपस्थित सभी तत्वों की क्या है, कि परमाणु की जो उसकी क्या है, संयोजकता है ना, इलेक्ट्रॉनों की जो संयोजकता है वो समान है, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या कि इस आवर्त सारणी की कुछ जो विशेषताएं हैं, क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली चीजें हैं। देखिए यहाँ पे बाएं से दाईं ओर अगर आप जाएंगे तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगा, ठीक है ना, आवर्त सारणी में। क्योंकि बाएं से दाईं क्या होगा, आवर्त सारणी में, आवर्त में ही जाएंगे ना, क्षैतिज पे ही जाएंगे ना, और ऊपर से नीचे कहाँ पे आएंगे, वर्ग में आएंगे, ठीक है। इस बात को हमेशा रखना, बाएं से दाईं कहीं कहीं क्या होता है ना, आवर्त नहीं लिखता है, बाएं से दाएं सिर्फ लिख देगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि बाएं से दाएं की तरफ मुझे चलना है, बाएं से दाएं की तरफ चलना है, यानी कि वो क्या है, वो क्षैतिज खाने हैं, ठीक है ना। तो क्या है ना, बाएं से दाएं तरफ जाने पे आवर्त में, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बाएं से दाएं जाने में क्या होती है, कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, ठीक है ना। अगला चीज क्या है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, और ये सब के बारे में आपको जानना है। देखिए जरा ये सारे तीसरे आवर्त के तत्व हैं, ठीक है ना, ये सारे क्या है, तीसरे आवर्त के तत्व हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरे आवर्त के तत्व हैं, ठीक है ना। पहले आवर्त में ऐसे तत्व रखे जाते हैं, ठीक है ना, पहले आवर्त में ऐसे तत्व रखे जाते हैं जिनका एक कोष पूर्ण होता है, ठीक है ना, जिन जो क्या होते हैं, एक कोष तक जा पाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हाइड्रोजन पहले आवर्त में है ना, पहले आवर्त में है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये पहले कोष को ही भर पाएगा, पहले कोष भी नहीं भर पाएगा, यानी पहले कोष तक ये पहुंचता है, ठीक है ना, इसलिए इसको पहले आवर्त में रखा जाता है। दूसरे आवर्त में किसको रखा जाता है, जो 2 कोष तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, दूसरे आवर्त में रखा जाता है। लेकिन ये जो तत्व है ना, ये क्या होते हैं, ये तीसरे आवर्त के हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होंगे ना, 3 कोष तक पहुंच जाएंगे। कोष की संख्या आपको मैंने बताया था ना, K, L, M, N, ऐसे करते करते आप आगे भी बढ़ सकते हैं, जबकि क्या है, आपको थोड़ा सा 4 ही जानने की जरूरत है, ठीक है ना, 4 से अधिक आपको नहीं जानना है, ठीक है। तो पहले वाले में हाइड्रोजन एक ही कोष तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन के बाद जो है आपका लिथियम वगैरह, ठीक है ना, वो क्या होंगे, वो आपके जो है 2 कोष तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि लिथियम का क्या होता है, 3 होता है ना। और क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पे तीसरे में, क्योंकि ये सारे जो आपके दिए गए हैं परमाणु ना, यहाँ पे आपके साथ तो दिए गए हैं, ये तीसरे कोष तक पहुंच जाएंगे। जरा देखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल बता के देता हूँ। सोडियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है ना। तो पहले में कितना भरेगा, 2 भरेगा, दूसरे में 8 भर जाएगा, फिर तीसरे में भरना स्टार्ट होगा 1, यानी कि 8, 2, 10, 1, 11 हुआ ना, यानी कि तीसरे कोष तक पहुंचा ना। तो जब तीसरे कोष तक क्या होते हैं, तीसरे कोष तक क्या होते हैं, ये तत्वों की परमाणु क्रमांक अगर पहुंच जाते हैं ना, तो हम क्या रखते हैं, उसको तीसरे कोष में रखते हैं, ठीक है ना, सॉरी तीसरे आवर्त में रखते हैं। बात समझ में आई। अब देखिए क्या है ना, अगला चीज देखते हैं यहाँ पे, बाएं से दाएं परमाणु त्रिज्या घटती है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बाएं से अगर दाएं जाते हैं ना, तो परमाणु त्रिज्या घटती है। किसमें बाएं से दाएं, आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं क्षैतिज में जाने में, क्षैतिज जो बॉक्स आपका बना हुआ है, ठीक है ना, उसमें अगर बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु की त्रिज्या घटेगी, ठीक है ना। क्यों घटेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ऊर्जा बढ़ने से क्या होता है कि परमाणु में आकर्षण बल बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से परमाणु सिकुड़ना स्टार्ट करता है। जब परमाणु सिकुड़ना स्टार्ट करता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, घट जाती है, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, अब क्या रहना कि ऊपर से नीचे, यानी कि अब ऊपर से यानी कि वर्गों की बात कर रहा है, समूहों की बात कर रहा है, ऊपर से नीचे जाने पे त्रिज्या बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने में त्रिज्या क्यों बढ़ती है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी आपको बताया था ना कि ऊपर से नीचे अगर जाएंगे ना तो आवर्त में, तो क्या होता है, पहले आवर्त में 1 कोष तक पहुंचा, दूसरे आवर्त में 2 कोष तक पहुंचा, तीसरे आवर्त में 3 कोष तक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट कर देते हैं, चौथे आवर्त में 4 कोष तक इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जब कोषों की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, जरा सोचिएगा, जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, परमाणु की त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जरा बताइएगा, पहले 1 कोष था, ठीक है, तो ये त्रिज्या थी आपकी, ये वाली त्रिज्या थी ना। अब 1 और कोष तक भर गया तो त्रिज्या ये हो जाएगी, 1 और कोष भरा
अब त्रिज्या ये हो जाएगी। क्या त्रिज्या नहीं बढ़ रही है? क्या त्रिज्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है कि क्या होगा, ऊपर से नीचे त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है ना। अब बात आता है कि लास्ट में धातु बाएं, ठीक है ना। जहां देखिएगा यहाँ पे आपके आवर्त सारणी में जो है ना, धातु को क्या है, बाएं तरफ रखा गया है। ठीक है ना। और अधातु को दाएं तरफ रखा गया है और उपधातु को बीच में रखा गया है। ठीक है ना। तो आज का जो सेशन है, मैं चाहता हूं कि बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में गया होगा। ठीक है ना। और मैं यही चाहता हूं कि मैं आपको छोटा छोटा वीडियो बनाऊं और इस छोटे वीडियो में क्या करूं कि सारा का सारा आपके अंदर मैं ये जो एनसीईआरटी मैं उतार दूं। ठीक है ना। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, आपका पूरा चैप्टर का मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना। यानी कि कम समय में पूरा वीडियो मैं आपका खत्म करूंगा, पूरा चैप्टर मैं आपका खत्म करूंगा। ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि 16 वीडियो लगेंगे। अगर कोई चैप्टर बड़ा होगा तो 2 वीडियो भी लग सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि एक ही वीडियो में चला जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए और ज्यादा आपको मेहनत न करना पड़े। ठीक है। इसलिए मैं सारे वीडियो में आपके सामने लेके आता हूं। जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, सारे इंपॉर्टेंट तथ्यों को मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि आपको वो चीजें ध्यान में रहे। ठीक है ना। और मुझे भी ध्यान में रहे कि मैं कोई चीज छोड़ ना पाऊं आपके लिए। सारा का सारा चीज मैं आपको देने का प्रयास करूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।